नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें से 3 कैबिनेट मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक, जबकि 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 ओबीसी वर्ग से आते हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, जबकि 2 आदिवासी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन मोदी सरकार में मध्य प्रदेश को दिया गया है, ये वाजिब है या जरूरत से अधिक है? क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतकर गई है। सवाल ये भी है कि ये जो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से केंद्र की राजनीति में ले जाया गया, क्या ये शिवराज सिंह चौहान को जो मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, ये उचित है? और बाकी जो एस्पिरेशंस थी मध्य प्रदेश से मंत्री बनने के लिए, जैसे वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, और भी जो एस्पिरेशंस थी बाकी कम्युनिटीज की, उसका क्या होगा? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो 5 मंत्री बनाए गए हैं, ये आप क्या समझते हैं कि ये मध्य प्रदेश को, मतलब क्योंकि हर छठा आदमी अगर आप देखें तो मंत्री बना दिया गया है मध्य प्रदेश से, तो ये आपको क्या लगता है? क्योंकि 29 में से 29 सीटें जीती है, तो एक रिवॉर्ड है मध्य प्रदेश के लिए कि भाई चूंकि हमेशा से गढ़ है यहाँ पे बीजेपी का और मोदी के नाम पे वोट गिरा है, तो इसलिए यहाँ पे 5 मंत्री दिए गए हैं। हेमंत जी, रिवॉर्ड तो नहीं कह सकते। दरअसल देखिए, जिस तरह से चुना गया है तो नॉर्मल जो है आम भाजपाई, आपने 2 ओबीसी, अब चूंकि सब हर चीज आप जाति के नजरिए से ही देख रहे हैं, तो फिर ब्राह्मण और ठाकुर का क्या दोष है, बनियों का क्या दोष है? क्योंकि ओबीसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी, शिवराज सिंह चौहान किरार, एससी में वीरेंद्र सिंह खटीक, इसके बाद 2 आदिवासी हैं। आदिवासी में सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके। तो ये जो दोनों आदिवासी हैं, ये तो मुझे लगता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते फिर भी एक्टिव थे, ये शोभा की वस्तु होंगे। राज्य मंत्री बने हैं तो कोटा भर दिया कि हमने जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी को आदत है ये दिखाने की हमने क्या क्या किया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों, राजपूतों और बनियों, जिनकी बीसी की पार्टी कही जाती थी, और अति पिछड़ों जी, इनका सबका अपमान हुआ है, चारों का अपमान हुआ है। क्योंकि आप अगर आपको ओबीसी लेना था, फिर अगर कोटा करते ना तो फिर 2 जगह तो बच सकती थी ना। तो अगर हम मतलब उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करें, जिन्होंने ये कैबिनेट को शेप दिया है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया? क्यों 2 ओबीसी को दिया गया है, क्यों 2 आदिवासियों को दिया गया और एक एससी कम्युनिटी को दिया गया? ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण को क्यों बाहर रखा गया है? देखिए, वही तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर नहीं कर सकते, उन्हें लेना ही था। अब ये अलग बात है, पहले तो हम लोग उन्हें महाराज के तौर पर जानते थे, राजा, पर उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि वो कुर्मी है, तो उस फ्रेमवर्क में आ गए। शिवराज सिंह चौहान को चूंकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसलिए कहा भी था कि हम इन्हें ले जाएंगे, उन्हें लेके आपने ले लिया। पर आप वीरेंद्र सिंह एससी कम्युनिटी से आते हैं, पुराने हैं, बहुत सोशल जस्टिस के मिनिस्टर भी रहे हैं, तो कैबिनेट में भी थे। पर दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, इन दोनों को ठीक है, आम आदिवासी हैं, सामान्य आदिवासी हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, इन्हें आपने लेना ले लिया। लेकिन अगर आप समाज को देखें तो मध्य प्रदेश में जो जातियां आपके लिए, अब बनियों का क्या दोष, ब्राह्मणों का क्या दोष, ठाकुरों का क्या दोष? तो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्या बीजेपी? यही है, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर ये कर दिया है इनको कि कहां जाएंगे ये। और एक सबसे बड़ी वजह और है कि चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मर चुकी है, इसलिए और किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी की लीडरशिप अपनी मनमानी करने पे उतरी हुई है कि जो हम करेंगे सो होगा। अदरवाइज इस तरह की उपेक्षा, बहुत नाम थे, कई बार नाम आया, वीडी शर्मा का नाम चल रहा था, और भी लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पसंद किया तो सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके को किया। अगर देखा जाए तो आज जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है,
और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेवारी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है। मतलब कुछ जिम्मेवारी तो कांग्रेस की हालात के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की भी है, क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुश किया, कांग्रेस पार्टी से बाहर किया। लेकिन जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके साथ 22 लोग भी गए, उसके बाद बाई इलेक्शन जीते, उसके बाद खुद का भी चुनाव जीत कर आए, और उससे पहले जो है 2023 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। तो आपको क्या लगता है कि वो तो ये डिजर्व करते थे, उसको उनका कोई मतलब इसको तो कोई उनसे नहीं छीन सकता था? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह तो पक्की थी, क्योंकि ये मत भूलिए कांग्रेस जो लौटी थी और कांग्रेस डूबी, उसके मुख्य कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। अगर ज्योतिरादित्य लौटने के थे, डूबने के कारण तो दिग्विजय और कमलनाथ थे जिन्होंने बाहर निकाला। की बात कर रहा हूं 2018 में वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। कांग्रेस लौटी, आ गई, बहुमत पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन संख्या के हिसाब से सब हो गया। लेकिन जब उन्होंने छोड़ी 2020 में, तब कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं तो उस क्या पूरी बात सुनिए, क्या है कि उनके जाने के साथ ही, जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा गड्ढा बना। अगर कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में दम होता तो जो बाई इलेक्शन हुआ था उन 28 सीटों का, उसी में अगर वो हरा लेते बीजेपी को, तब तो ये था कि कांग्रेस बच गई। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग गए उनमें से कुछ हारे, लेकिन कांग्रेस अपना बहुमत रिटेन नहीं कर पाई। और उसके बाद से फिर जो भगदड़ मची कि जब सिंधिया के लिए कांग्रेस नहीं तो फिर किसके लिए, तो ज्यादातर लोग छोड़ गए। और वो खामियाजा 2020 से चलते चलते 23 और 24 पिछले 4 साल में लगातार आप देखिए लोग छोड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खामियाजा, जिसको कहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद अगर आप देखें स्टेप बाय स्टेप, तो कांग्रेस लगातार खत्म होती गई और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई। सर, विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि पीछे चीजें हो चुकी है तो हम पीछे देख सकते हैं, ये तो अब स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक टॉल लीडर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो जीत कर लाए थे चुनाव। अच्छा, जो उस समय वो सवाल उठा रहे थे, हालांकि सवाल राज्यसभा में जाने को लेकर के था कि पहला नाम उनका होना चाहिए, लेकिन जिसको लेकर के झगड़ा हुआ वो बार बार ये कह रहे थे कि किसानों को जो कर्जा माफ होना है वो हो नहीं रहा है, और नहीं, अगर माफ नहीं होगा तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। ये उनका बयान आया था, जिसके जवाब में कमलनाथ ने दिल्ली में बयान दिया कि उतर जाएं सड़क पर। तो उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, तो ये भाई मध्य प्रदेश की जनता को जब डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिला है, चाहे वो लाडली बहना योजना है शिवराज की, तो उन्होंने उसको, जिसने उनको फायदा पहुंचाया उसको रिवॉर्ड भी किया है। तो इसका ये मतलब क्या लगाया जा सकता है कि किसान कर्जा माफी तो डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को नहीं मिला, इसलिए उसका रिवॉर्ड जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। देखिए सवाल, हालांकि विधानसभा में जरूर बोला जाता है कि इतने लाख लोगों का, लगातार कांग्रेस जो अपने 15 महीने का जो आंकड़ा देती है कि इतना किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दरअसल वास्तविक ये रही कि कमलनाथ 15 महीने में ये सीधे खड़े नहीं पाए, कुर्सी को समझ के जब तक आए, फिर वो लोकसभा का चुनाव आ गया और उसके बाद जो है सर वो जगलरी भी करते रहे हमेशा। हाँ, कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वास्तविकता में पब्लिक को कुछ भी नहीं मिला। दरअसल क्या है कि वो केंद्र की सरकार में मंत्री रहना एक अलग चीज है, मुख्यमंत्री बनके राज्य चलाना। आप सोचिए कि सबके साथ हर समय आप झूठ नहीं बोल सकते और सबके साथ हर समय सच भी नहीं बोल सकते, दोनों चीजें नहीं हो सकती, कभी सच कभी झूठ, लेकिन न सिर्फ झूठ न सिर्फ सच। एक चीज ये भी थी कि उनके जितने भी आसपास के लोग थे, जो उनका इकोसिस्टम था, वो बार बार, हालांकि बहुत सारे लोग उसमें से बीजेपी में चले गए बाद में, वो बार बार ये कहते थे कि वो बहुत बड़े आदमी है, मध्य प्रदेश तो उनके लिए छोटी जगह है, मुख्यमंत्री को बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स हैं, कमलनाथ हेड ऑफ द स्टेट से उनकी बातचीत होती है डायरेक्ट आधे दुनिया में। कमलनाथ का दुर्भाग्य ये रहा कि मध्य प्रदेश में 44 साल में भी वो अपने साथ पॉलिटिकल टीम नहीं बना पाए जी। शुद्ध रूप से उनके दरबारी थे, तनखैये भी नहीं कहे, लेकिन हाँ उनसे लाभ पाने वाले, उनके मुंह पर उनकी जैसी बात कहने वाले लोग थे। और इसी कंफ्यूजन जो उन्होंने गुमराह करके रखा, आदमी बड़ा और छोटा जो है, अगर केंद्र सरकार में कल 71 मंत्री बने हैं, ऐसे हर सरकार में 70 मंत्री तो बनते ही हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, हर एक का दर्जा वैसे ही रहता है। कमलनाथ का दर्जा रहा क्योंकि उन्हें राजीव गांधी, संजय गांधी का दोस्त होने की वजह से उनको एक इम्पोर्टेंस मिली, और उन्होंने छिंदवाड़ा को इस तरह से ग्रूम किया कि नहीं हारे कभी भी। तो ये बन गया। अच्छा, केंद्र की सरकारों में, कांग्रेस सरकार में इम्पोर्टेंट रोल भी उनके पास रहे,
मिनिस्ट्री भी अच्छी रही, पर वो चीज अलग है। दिल्ली की पॉलिटिक्स में आपको एक जिले की पॉलिटिक्स की उन्होंने, मतलब सबसे बड़ी बात है एक जिला छिंदवाड़ा और फिर दिल्ली, बीच में कुछ नहीं था। तो उसका जो अनुभव नहीं था, और उनके आसपास लोग, उनको ऐसे लोगों ने घेरा जो जिनकी छवि ठीक नहीं थी, और जो अभी भी वो ऐसे ही लोगों से घिरे हैं जिनकी वजह से उनकी ये स्थिति। उनके सेक्रेटेरिएट में घुस गए थे लोग। हाँ, मतलब बहुत छोटे लोग बहुत बड़े हो गए थे। सबसे बुरी बात ये रही कमलनाथ के साथ, बहुत छोटे लोगों को उन्होंने बड़ी जगह प्लेस किया, और वो जो उन्होंने गड्ढा खोदा उसमें से कमलनाथ अब नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव हारने के बाद बहुत उसके लिए खुद जिम्मेदार है। अच्छा, अब फाइनल सवाल सर, जैसे मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन जो नहीं बनाए गए हैं उनके बारे में, जैसे वीडी शर्मा सांसद हैं दूसरी बार के, और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। उनकी लीडरशिप में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें अभी गई हैं। अब क्रेडिट जिसको आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष तो पार्टी के वही थे। और इससे पहले जो नवंबर में चुनाव हुए थे 2023 में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ही थे। तो उनको केंद्र सरकार में जगह नहीं दी गई है, अभी उनका कार्यकाल यहाँ खत्म हो जाना है, तो उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या वो कभी मंत्री केंद्र में अभी हाल फिलहाल आगे थोड़े आने वाले दिनों में बनेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही उनका? अभी देखिए 4-5 पद, 5-6 पद खाली है केंद्र में, पर मेरा ये मानना है कि उनका भविष्य अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर है, जिस तरह वो चाहे। देखिए, दुनिया की दृष्टि में नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं लाई, उनकी वो दादागिरी सब पर नहीं चलेगी, लेकिन पार्टी के भीतर तो आज भी वो शहंशाह हैं। शहजादे उनके सामने थोड़े तगड़े खड़े हो गए, लेकिन शहंशाह की कुर्सी कमजोर हुई, पर उनके लिए तो, बीजेपी के अपने लोगों के लिए तो वो आज भी वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि जब मंत्रिमंडल बटेंगे उसके बाद समझ में आएगा कि और क्या किया है उन्होंने, और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा विनम्रता आई है तो लोगों को साथ लेकर सामंजस्य बनाएंगे। क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी 1-8 साल बाद गुड बाय करेंगे, और तब तक वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो वो तो सर भविष्य में होगा, जब भी होगा। लेकिन अभी जो आपने ये 5 लोगों को बनाया है, और जो टीम केंद्र में बनी है, हालांकि थोड़ा कम आंकड़े हैं, कम संख्या है उनके साथ इस वाले उसमें, लेकिन आप मध्य प्रदेश का फ्यूचर इस केंद्र सरकार की गवर्नमेंट में, क्योंकि बिहार अलग पैसे मांग रहा है, आंध्रा अलग पैसे मांग रहा है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट का जो फ्लो ऑफ फंड्स है मध्य प्रदेश के प्रति, वो कैसा रहेगा? कैसा आप फ्यूचर देख रहे हैं? एक चीज देखिए, आंध्र को विशेष दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, और वास्तविकता ये कि मध्य प्रदेश को भी दर्जा चाहिए। कहने को जरूर कहते रहे आप कि हम तो बीमारू राज्य से हमने विकसित राज्य में लिया है, लेकिन वास्तविकता में आज भी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। चारों तरफ चोरी हो रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, जहां से खोलो आप। मतलब 2003 के बाद अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, देखिए आंकड़े, ग्लॉसी फिल्म तो कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, पर जमीनी हकीकत देख लीजिए ना आप, कौन सी ऐसी चीज है जहां ठीक चल रहा है। और तो और छिपरा का जो चल रहा है, उसको सबसे ज्यादा भगवान ठगे गए हैं यहाँ। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश को ज्यादा ध्यान की जरूरत है, मध्य प्रदेश पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये अपराधियों नहीं, आर्थिक अपराधियों का चारागाह बन गया है। कहीं की कंपनी आती है, पैसा बटोर के चली जाती है, अफसर भी मिलकर बांट के खा लेते हैं, और जनता को कुछ नहीं मिलता। चाहे भगवान का उज्जैन का मामला हो, वहां गड़बड़ देख लीजिए, चारों तरफ का है। फिर नर्सिंग देख लीजिए, फिर व्यापम देख लीजिए, और रोज नए खुल रहे हैं। अभी तो शराब घोटाला खुल गया। तो ये जो चीज है, या तो केंद्र सरकार ने ये मान लिया भाई 10 साल से है कि ठीक है चलने दो, क्योंकि जो कहा जाता है हिस्सा सबको पहुंच रहा है, और तो संघ के लोग इन्वॉल्व हैं अब तो आज की तारीख में। बड़ी बड़ी जो बाहर की कंपनियां माइनिंग में आई हैं, उनको आरएसएस की बैकिंग है। तो ये जो है, उस हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश को सख्त जरूरत है, क्योंकि 4-4.25 लाख करोड़ का कर्जा है, तो बजट से ज्यादा कर्जा, बजट से ज्यादा कर्जा है। मध्य प्रदेश को ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, ज्यादा ध्यान मध्य प्रदेश के ऊपर लगाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी जताया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। 29 में से 29 सीटें अभी लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने जिताकर भेजी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें जनता की भी अधिक हैं। लेकिन क्या मोदी 3 इन जनता की एक्सपेक्टेशंस पर सही उतर पाएगा, खरे उतर पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।